कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब पूरी दुनिया खतरनाक रेडिएशन और प्रदूषण की चपेट में आ चुकी थी। इस तबाही की वजह से लाखों जीव जंतु खत्म हो चुके थे। समुद्रों में भी खतरनाक बैक्टीरिया फैल जाते हैं जिससे अनगिनत मछलियां मर जाती हैं। हर देश खाने की कमी से जूझ रहा होता है। इसी दुनिया में एक देश है थाईलैंड, जहां हम दो लोगों को गाड़ी में सफर करते हुए देखते हैं। गाड़ी में खाने का सामान भरा होता है जिसे शहर तक सुरक्षित पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। गाड़ी चला रहा होता है सिंज, जो हमारी कहानी का हीरो है। उसके साथ उसका मैनेजर भी मौजूद होता है। रास्ते में सिंज अपने मैनेजर से साफ शब्दों में कह देता है कि ये नौकरी अब उसे फायदे की नहीं लग रही और वो इसे छोड़ने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर मैनेजर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वो दोबारा बॉक्सिंग में लौटना चाहता है। सिंज इस बात से इनकार कर देता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी चाहती है कि वो ये देश छोड़ दें क्योंकि ये काम बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इसी बात के चलते अचानक उनकी गाड़ी एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। सिंज तुरंत ही समझ जाता है कि ये खाने की लूट के लिए बिछाया हुआ जाल है। सिंज गाड़ी से उतरकर छिप जाता है। उसी दौरान एक आदमी मैनेजर से बात करता है और नीचे उतरने के लिए कहता है। अचानक सिंज सामने आता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी बॉक्सिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए लुटेरों पर हमला कर देता है और लुटेरों की बेरहमी से पिटाई करता है। लड़ाई के दौरान एक आदमी चाकू से उसके चेहरे पर वार कर देता है। इससे सिंज और भी गुस्से में आ जाता है और वो लुटेरों की हड्डी पसलियां तोड़ देता है। इसी बीच लुटेरों का सरदार मौका देखकर गाड़ी का डिब्बा खोलने की कोशिश करता है ताकि खाना चुरा सके, लेकिन मैनेजर चालाकी से उसे पीछे से मार देता है और डिब्बा दोबारा बंद कर देता है। ये सब उनके लिए नया नहीं, क्योंकि ऐसे हालात के वो आदी हो चुके हैं। अंत में सिंज अकेले ही सभी लुटेरों का सफाया कर देता है। इसके बाद दोनों दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर वो एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम बोलिच होता है। हम देखते हैं कि बोलिच मैनेजर पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि खाने के एक डिब्बे को नुकसान पहुंचा था। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोलिच गुस्से में पैसे उसके चेहरे पर फेंक देता है। इसके बाद वो उसी गाड़ी में से एक खाने का डिब्बा उन्हें दे देता है। जब मैनेजर डिब्बा खोलता है तो अंदर एक मछली निकलती है। वो सिंज से कहता है इसे आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन सिंज उस मछली को अजीब सी नजरों से देखने लगता है क्योंकि मछली का रूप बहुत डरावना होता है। उसके शरीर पर अजीब अजीब दाने उगे होते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बोलिच कुछ अहम लोगों को इकट्ठा करता है। वो उन्हें बताता है कि लीडर बासु अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में है और मैंने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम सब जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब लीडर बासु लोगों को जिंदा रखने के लिए खाने के लिए कीड़ों का सहारा ले रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी तरह इंसानों को भूख से मरने से बचाना। लीडर बासु ने मछलियों की एक बिल्कुल नई किस्म तैयार कर ली है और बहुत जल्द ये मछली बड़ी मात्रा में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उसी मछली को खाने लगते हैं। मछली का स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि वो लोग खुद पर यकीन नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक बोलिच को महसूस होता है कि उसका पेट अंदर से फट रहा है। वो जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिन लोगों ने भी वो मछली खाई होती है उन सभी में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंज अपने घर पहुंच चुका होता है। उसकी पत्नी रीनू उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो उसके चेहरे पर लगे जख्म देखती है, वो कहती है, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये काम छोड़ दो। हर दूसरे दिन तुम किसी न किसी खतरे में पड़ जाते हो। मुझे डर लगता है कि कहीं एक दिन मैं तुम्हें खो ना दूं। रीन उसके जख्मों का इलाज करने लगती है। यहीं हमें पता चलता है कि रीन असल में एक डॉक्टर है और अस्पताल में काम करती है। इलाज पूरा होने के बाद सिंज उसे बताता है कि उसने अपने मैनेजर से साफ कह दिया है कि वो ये नौकरी छोड़ देगा। इसके बाद रीना अस्पताल जाने की तैयारी करती है। घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। रीना उस गाड़ी में बैठ जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त और उसका बेटा भी होता है जिसका नाम बडी है। वो सब सही सलामत अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल मरीजों से भरा हुआ होता है। दुनिया भर में फैले प्रदूषण की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे होते हैं। रीन मरीजों को देखना शुरू करती है। बडी उसके साथ साथ चलता रहता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। कुछ देर बाद रीन बडी से कहती है कि वो अपनी मम्मी के पास चला जाए क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में जा रही है। इसके बाद वो खुद को ऑपरेशन करने के लिए तैयार करती है। तभी एक डॉक्टर उसके पास आता है और बताता है कि ऑपरेशन कोई और करेगा। वो रिन से कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि एक बहुत जरूरी मरीज को देखना है। रिन उसके साथ उस मरीज के पास चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लीडर वासु से होती है। वही वासु जिसने लोगों को जिंदा रखने के लिए कभी कीड़ों तक को भोजन बना दिया था। हमें पता चलता है कि वासु की पत्नी पिछले 5 सालों से कोमा में है, लेकिन वासु ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो ज्यादातर समय उसी हालत में उसके पास बैठा रहता है। इसके बाद वासु रीन और उसके सीनियर से बात करता है। वो उन्हें उस हाइब्रिड मछली का लीवर दिखाता है जिसे उसने खुद तैयार किया था। वासु कहता है कि उसे महसूस होता है कि अगर उसकी पत्नी ये लीवर खा ले तो उसकी हालत बेहतर हो सकती है।
रीन उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, दिमाग से सोचिए, क्या सच में ये लीवर आपकी पत्नी को ठीक कर देगा? वासु जवाब देता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपनी पत्नी को कोई भी ऐसी चीज नहीं दूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाए। पिछले 5 सालों से तुम लोग उसकी देखभाल कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब मुझे अपने तरीके से उसे जगाने दो। रिन चुप हो जाती है। वो उसे वही करने देती है जो वो करना चाहता है। इसी हॉस्पिटल में हम बोलिश को भी देखते हैं, वही बोलिश जिसने वो मछली खाई थी। उसके शरीर में अजीब अजीब झटके आने लगते हैं। डॉक्टर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद वो एक बार फिर से मुंह से खून उगलने लगता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती चली जाती है। अचानक उसकी सांसें थम जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं। उसका शरीर दोबारा हिलने लगता है। अचानक वो उठ बैठता है। वो पास खड़ी एक डॉक्टर पर हमला कर देता है और वहीं उसे नोच नोच कर खाने लगता है। उसी वक्त रीना और उसका बॉस बासु के कमरे से बाहर निकलते हैं। चलते चलते उन्हें तेज चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग डर के मारे उनके सामने से भागते हुए नजर आते हैं। तभी वो शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि बोलीज एक डॉक्टर को जमीन पर गिराकर पागलों की तरह काट रहा होता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर रिन सदमे में वहीं जम जाती है। दूसरी तरफ सिंज अपने घर बैठा न्यूज देख रहा होता है। खबरों में अस्पताल में हुई घटना के बारे में बताया जा रहा होता है। न्यूज एंकर लोगों को अस्पताल के इलाके में जाने से सख्त मना कर रहा होता है। ये सब सुनते ही सिंज घबरा जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। वो बिना वक्त गवाए अपनी बाइक उठाता है और सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचते ही वो देखता है कि बाहर भारी भीड़ जमा है। हर कोई अपने अंदर फंसे रिश्तेदारों को लेकर डरा हुआ खड़ा होता है। इसी बीच अचानक एक औरत अस्पताल की छत से नीचे गिर जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी हालत देखने को आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो औरत उस पर झपट पड़ती है। वो उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सैनिक उस औरत को गोली मार देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए सैनिक अस्पताल को पूरी तरह सील कर देते हैं ताकि ये बीमारी बाहर ना फैल सके। लेकिन सिंज किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। उधर रीना अपने बॉस के साथ एक कमरे में छिपी होती है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसका बॉस भी गंभीर रूप से घायल है और हिलने डुलने की हालत में नहीं होता। रीन उसे कहती है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे जख्म को साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते उसे अपने बॉस की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर पीछे देखती है और डर के मारे कांप उठती है। उसका बॉस अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो किसी और की लाश को खा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर रिन पर पड़ती है, वो उस पर झपट पड़ता है, लेकिन रिन फुर्ती से कमरे से बाहर निकल जाती है। भागते हुए उसे वॉकी टॉकी पर सिंज की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ती है ताकि जवाब दे सके, लेकिन तभी पूरे हॉस्पिटल की बिजली अचानक चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और दूसरी तरफ सिंज वहीं खड़ा रह जाता है, घबराया हुआ, कंफ्यूज और बेबस। रिन से कोई भी संपर्क ना होने की वजह से सिंज फैसला करता है कि वो पूरे हॉस्पिटल में खुद उसे ढूंढेगा और रास्ते में जो भी सामने आएगा उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बी मिलते हैं। वो अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें बहरेमी से मारना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या ये होती है कि ज़ॉम्बियों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जाती है। किसी तरह उनसे बचते हुए सिंज ऊपर की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसी दौरान उसे बडी की आवाज सुनाई देती है। बडी रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और बडी डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा। वो एक बेड के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाला होता है, उसी आखिरी पल में सिंज वहां पहुंच जाता है। वो बडी को खींचकर पीछे कर लेता है और ज़ॉम्बी को दूर धकेल देता है। सिंज उसे मारने की कोशिश करता है, तभी बडी चिल्लाकर बताता है कि उनकी कमजोरी सिर है। इसके बाद सिंज सीधे ज़ॉम्बियों के सिर पर वार करना शुरू कर देता है और वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है। इसके बाद वो बडी से पूछता है कि क्या उसने आंटी रिन को देखा है। बडी बताता है कि पहले मेरी मम्मी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि शायद आंटी रिन उनके साथ हो। दोनों उसकी मम्मी के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस में पहुंचकर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी सिंज की नजर सामने लगे हुए ऑपरेशन शेड्यूल पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि बडी की मम्मी और रिन 5वीं मंजिल पर हैं। जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकलते हैं, ज़ॉम्बियों का एक झुंड उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। दोनों भागकर पास के एक कमरे में छिप जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अपने बीमार पिता के पास चुपचाप बैठा होता है। वो पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं बची होती। हालत इतने खराब हो जाते हैं कि वो अपने पिता के साथ ही मरने का फैसला करता है। वो खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है और वहीं अपने पिता के पास दम तोड़ देता है। ये दृश्य देखकर सिंज और बडी दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बी कमरे में घुस आते हैं और उस आदमी और उसके पिता दोनों को खाने लगते हैं।
सिंज तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और बडी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। दोनों खिड़की के बाहर लगी लोहे की ग्रिल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बडी का बैग लोहे में फंस जाता है और उसकी मूवमेंट रुक जाती है। ज़ॉम्बी इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर सिंज उसे बचा लेता है। काफी मुश्किलों के बाद दोनों सुरक्षित तरीके से 5वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वो चुपचाप आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें बडी की मम्मी जिंदा मिलती है। अपने बेटे को देखते ही वो उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन वो बेहद कमजोर दिखाई दे रही होती है। सिंज देख लेता है कि वो घायल है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो माँ बेटे को आखिरी पल साथ बिताने देता है। वो रोते हुए अपने बेटे से बात करती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। उसे पता होता है कि वो कुछ मिनटों में बदलने वाली है। वो सिंज से कहती है कि रिन 10वीं मंजिल पर है, ऊपर जाकर उसे बचाओ और बडी को अपने साथ सुरक्षित ले जाओ, क्योंकि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बडी समझ जाता है कि उसकी मम्मी भी इन्फेक्टेड है। वो रोने लगता है और अपनी माँ को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन सिंज मजबूरी में उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बडी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है कि उसकी मम्मी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। सिंज उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जो भी ज़ॉम्बी सामने आता है वो उसे मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसी वक्त रीना अस्पताल के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वहाँ वो चारों तरफ ज़ॉम्बियों को देखती है। अस्पताल के हर कोने में ज़ॉम्बियों को भरा हुआ देखकर रीना अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वो जो कुछ भी देख रही होती है उससे उसका दिल बैठने लगता है। डर पूरी तरह उसके अंदर घर कर जाता है। ये पहली बार होता है जब उसे लगता है कि शायद वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। उसी दौरान उसकी नजर जाती है कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ वासु का कमरा ही सुरक्षित नजर आ रहा होता है। वो बिना एक पल गवाए सीधे उसी कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजे पर पहुंचते ही वो जोर जोर से खटखटाती है और कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। वासु पहले घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं रिन इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन कुछ सोचने के बाद वो अपना फैसला बदलता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही रिन सबसे पहले खुद को चेक करती है और उसे तसल्ली हो जाती है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वासु उसे शांत करता है। वो बताता है कि उसने सरकार के बड़े अधिकारियों से बात कर ली है और बहुत जल्द सेना उन्हें यहाँ से निकालने आने वाली है। ये सुनते ही रिन के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। इसके बाद वो हाथ जोड़कर वासु से कहती है कि प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, वो खास तौर पर मुझे बचाने के लिए अस्पताल आया है। वासु जवाब देता है, ठीक है, मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बताता है कि उसकी पत्नी को जो खून लग रहा है वो खत्म होने वाला है। वो रिन से पूछता है कि क्या वो अस्पताल के ब्लड बैंक से एक बैग खून ला सकती है। इसके बदले वो उसे और उसके पति दोनों को सुरक्षित निकालने का वादा करता है। रिन बिना एक पल सोचे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ सेना के बड़े अधिकारी इकट्ठा हो चुके होते हैं। वो अस्पताल में फैली तबाही का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेना का कमांडर उन्हें बताता है कि शहर की आबादी 50 लाख है और अस्पताल के अंदर करीब 500 लोग फंसे होंगे। वो साफ शब्दों में कहता है, अगर हमें 50 लाख लोगों को बचाना है तो इन 500 लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वासु और उसकी पत्नी को सुरक्षित निकालना जरूरी है। इसके बाद स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से अस्पताल की छत पर उतरते हैं। वो पूरे हॉस्पिटल में बम लगाना शुरू कर देते हैं। ये बम ठीक आधे घंटे बाद फटने वाले होते हैं। इसी 30 मिनटों में वासु और उसकी पत्नी को बाहर निकालना होता है। उसी वक्त किस्मत से सिंज और बडी 10वीं मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सिंज की नजर जमीन पर पड़ी रिन की चैन पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और ये मान बैठता है कि रिन मर चुकी है। उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों के सामने रिन के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल घूमने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि रिन ब्लड बैंक से बाहर निकल रही होती है। उसकी जान में जान आ जाती है। वो जोर से उसका नाम पुकारता है। इसके बाद वो पास पड़ी ट्रॉली उठाता है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को लात मारकर गिराने लगता है। फिर वो एक लोहे की राड निकालता है और जो भी सामने आता है वो वहीं ढेर हो जाता है। रिन एक कमरे में छिपी होती है। वो खिड़की से देखती है कि सिंज कितनी बेरहमी से ज़ॉम्बियों का सफाया कर रहा होता है और अचानक एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। उसी पल सिंज फायर एक्सटिंग्विशर खोल देता है। सफेद धुआं ज़ॉम्बी की आंखों में भर जाता है। रिन इस मौके का फायदा उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। ज़ॉम्बियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके रोने की आवाज उन तक पहुंच जाती है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी सिंज वहां पहुंच जाता है। वो उसे जमीन पर गिरा देता है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर लगातार वार करता है। रिन ही आगे बढ़कर उसे पकड़ती है और उसे शांत करती है। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स वासु के कमरे तक पहुंच जाती है। वो उसे और उसकी पत्नी को निकालने लगते हैं, लेकिन वासु जाने से मना कर देता है। वो साफ शब्दों में कहता है, जब तक रिन नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो स्पेशल फोर्स के कमांडर से कहता है कि रिन को ढूंढा जाए, और वो ये बात किसी एहसान के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इंसानियत के नाम पर कह रहा होता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि रिन के पास खून का बैग मौजूद होता है।
दूसरी तरफ सिंज, रिन और बडी उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहां वो छिपे हुए थे। जैसे ही स्पेशल फोर्स के जवान सिंज को देखते हैं, वो बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देते हैं। सिंज का पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। उन्हें लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है। रिन चीख पड़ती है, वो रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसका पति मर रहा है, लेकिन सैनिक उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाते हैं। उसी वक्त बडी सिंज के पास बैठ जाता है। वो बार बार उसे आवाज देता है, उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी सच में सिंज की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि गोली उसके कंधे में लगी होती है, सीधे दिल पर नहीं। सिंज उठते ही अस्पताल में मौजूद ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ता है। वो एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधे स्पेशल फोर्स पर हमला कर देता है। वो सैनिकों को बेरहमी से पीटता हुआ उनके कमांडर तक पहुंच जाता है। गुस्से में वो पूरी ताकत से कमांडर का गला दबाने लगता है ताकि उसे वहीं मार दे, लेकिन कमांडर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। वो सिंज को दीवार से चिपका देता है और पिस्टल निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। सिंज एक झटके से पिस्टल उसके हाथ से गिरा देता है। कमांडर फिर से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लंबी और बेहद हिंसक लड़ाई होती है। कंधे में लगी गोली के कारण सिंज धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है। आखिरकार कमांडर उसका गला दबा देता है। वो पूरी ताकत से उसका सिर कुचलने लगता है। सिंज लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। एक ज़ॉम्बी पीछे से कमांडर पर हमला कर देता है। कमांडर सिंज को छोड़कर उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। सिंज इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो दोबारा कमांडर पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से हमला करते हैं। लड़ाई इतनी थकाने वाली होती है कि आखिरकार दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन कमांडर की किस्मत साथ नहीं देती। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा खा लेता है। इसके बाद रिन वहां पहुंचती है। वो सिंज को घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले जाती है। वो तुरंत उसका इलाज शुरू करती है। सिंज का पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन रिन बह रहे खून को रोक देती है। जब सिंज को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है, तो वो रिन को वही चैन लौटाता है जो उसे अस्पताल में गिरी हुई मिली थी। उस चैन में उनकी शादी की अंगूठी लगी होती है। सिंज उसे वादा करता है, अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो हम ये शहर छोड़ देंगे और वैसी ही नई जिंदगी शुरू करेंगे जैसी तुम चाहती थी। रिन कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच बडी चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। जो वो देखता है उसे देखकर कांप जाता है। स्पेशल फोर्स का कमांडर अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो बाहर पड़ी सभी लाशों को खा रहा होता है। बडी घबराकर अंदर आ जाता है। वो सिंज को सब बता देता है। इसके बाद सिंज उसे खत्म करने की योजना बनाता है। वो एक जाल तैयार करता है और जानबूझकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही कमांडर अंदर आता है, सिंज उस पर केमिकल फेंक देता है और उसे आग लगा देता है। आग लगते ही फायर अलार्म बज उठता है। छत से हर तरफ पानी गिरने लगता है और तभी एक अजीब चीज होती है। जैसे ही पानी ज़ॉम्बी के शरीर को छूता है, वो अजीब तरह से तड़पने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे धीरे धीरे मछली जैसे बनने लगते हैं। अब ये साफ हो जाता है कि पानी उनके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि उन्हें और भी खतरनाक बना रहा है। उधर सिंज, रिन और बडी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें वासु दिखाई देता है। वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी ज़ॉम्बी में बदल रही है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वासु ने मछली का लीवर उसी हालत में उसके मुंह में डाल दिया था। अचानक वो उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, लेकिन वासु उसे छोड़कर भागता नहीं। वो उसे कसकर गले लगाए रहता है। उसी वक्त ज़ॉम्बी कमरे में घुस आते हैं। वो सब मिलकर वासु पर हमला कर देते हैं और उसकी बहुत बेहद दर्दनाक तरीके से होती है। इसके बाद सिंज अपनी पत्नी और बडी को लेकर ऊपर छत की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। तभी सिंज खुद की जान देने का फैसला करता है। वो ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए अलग रास्ता पकड़ लेता है। वो जानबूझकर शोर मचाता है ताकि सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ जाएं। लेकिन अब ज़ॉम्बी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही वो ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उधर रिन और बडी सही सलामत छत तक पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें स्पेशल फोर्स का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो खुद को सैनिकों के हवाले कर देते हैं ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। जांच के बाद सैनिक उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने को कहते हैं। हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भरने लगता है, लेकिन रिन मना कर देती है। वो रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि उसका पति अभी आ रहा है। रिन और बडी दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। आखिरकार कमांडर मान जाता है। वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसी वक्त सिंज एक गाड़ी के अंदर फंसा होता है। चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कि कहाँ जाए। तभी अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। सबको लगता है कि सिंज मर चुका है। 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। सैनिक हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर देते हैं। रिन रोती रहती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी दौरान हमें पता चलता है कि सिंज जिंदा है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ता है। सिंज दौड़ते हुए छत की तरफ बढ़ता है और किसी तरह वहां पहुंच भी जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। सिंज आखिरी बार रिन को देखता है। रिन सदमे में चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। सिंज अस्पताल में अकेला रह जाता है। वो आखिरी दम तक ज़ॉम्बियों से लड़ता रहता है।
तभी बम फटता है, तभी 30 मिनट खत्म हो जाते हैं और अस्पताल पूरी तरह तबाह हो जाता है। समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि रीन उस गांव में रहने लगी है जहां वो सिंज के साथ रहने वाली थी। वो हर दिन सिंज को याद करके रोती है। बडी अब भी उसी के साथ रहता है, लेकिन अब जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। सिंज अभी जिंदा है। हम देखते हैं कि वो अस्पताल की छत पर बने पानी के टैंक से बाहर निकलता है। तभी समझ आता है कि उसने वहीं छिप कर अपनी जान बचाई थी। वो एक ज़ॉम्बी के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और यहीं से संकेत मिल जाता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है। इसी सीन पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की शुरुआत एक न्यूज एंकर से होती है जो बताता है कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं। वो लोग अचानक बहुत ज्यादा अग्रेसिव और खतरनाक हो गए हैं। काफी कोशिशों के बावजूद 2 महीने बीत जाते हैं और ये महामारी रुकने का नाम नहीं लेती। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि इसके सिम्टम कुछ ही मिनटों में दिखाई देने लगते हैं और इंसान पागलपन वाली हालत में बदलकर ऐसे हिंसक ज़ॉम्बी बन जाते हैं जिनको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। WHO भी ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी दौरान हमें ल्यूक दिखाया जाता है जो टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है तो वो डर जाता है। तो वो अपनी माँ को बुलाने जाता है, लेकिन तभी उसे न्यूज सुनाई देती है जिसमें चारों तरफ बीमारी के फैलने की खबर चल रही होती है। ल्यूक अपनी माँ को ढूंढता रहता है और तभी उसकी बहन एबिगेल आती है और दोनों अपनी माँ के रूम में दाखिल होते हैं जहाँ उनकी माँ उनके पापा से फोन पर बात कर रही होती है। वो लोग माँ से मोबाइल लेते हैं और डैड से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि उसके डैड एक पायलट हैं। डैड उन्हें कहते हैं कि वो दोनों अपनी माँ के साथ आंटी कैरी के घर चले जाएं। दोनों तैयार होने लगते हैं, लेकिन अचानक घर से चीख सुनाई देती है। दोनों बाहर भागते हैं और कार तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। एबिगेल डरकर कार के नीचे छिप जाती है और उसी समय वो ज़ॉम्बी ल्यूक पर भी हमला करके उसे मार देता है। एबिगेल डरी हुई सब कुछ देखती रहती है और कुछ ही देर बाद वायरस उसकी माँ में एक्टिव हो जाता है और वो भी उठकर एबिगेल पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उसे शूट कर देता है और एबिगेल की जान बचा लेता है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि एबिगेल अब उसी पुलिस वाले के साथ रहती है जिसका नाम कैसियस है और दोनों जंगल में होते हैं। अचानक उनके पास से एक हिरन गुजरता है और एबिगेल उसे मार देती है। रात को दोनों आग जलाकर खाना खा रहे होते हैं तो कैसियस उसे बताता है कि उसके पास अभी गर्मी के मौसम के 39 बीज बचे हैं और बाकी उन्हें गार्डन सिटी से लेने होंगे। आधी रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो कैसियस को बाहर आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैसियस उसे मार देता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उनके बहुत करीब है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। पूरी जर्नी में कैसियस एबिगेल को लड़ना और हथियार चलाना सिखाता रहता है। चलते चलते वे दूर से देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज का झुंड किसी कार पर हमला कर रहा है। कार का मालिक उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। एबिगेल दूर से निशाना लगाती है, लेकिन गलती से वो ज़ॉम्बी की बजाय उस कार वाले को मार देती है। कैसियस उसे पूछता है कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की और बाकी ज़ॉम्बीज को खुद खत्म कर देता है। दोनों नीचे उतरते हैं और उसके पास जाकर वो सामान उठाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, लेकिन तभी कई गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ आदमी और एक लड़की निकलते हैं और उन्हें लगता है कि कैसियस और एबिगेल ने ही उस आदमी को मारकर लूटा है। कैसियस उसे पूरा सच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक लड़की मेगन बाहर आती है जो प्रेग्नेंट होती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड वहां टूट पड़ता है। कैसियस और बाकी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जितने हो सकते हैं उतने ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो उनमें से 2 को काट लेते हैं। लड़ते लड़ते आखिर में लगभग सब लोग मारे जाते हैं और वहाँ सिर्फ एबिगेल और कैसियस ही बचते हैं। दोनों मेगन और उसके हस्बैंड डेविड को लेकर कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कैसियस मेगन से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसका वो आखिरी महीना है। अचानक कार बंद हो जाती है तो कैसियस से उतरकर बोनट खोलता है। डेविड बोनट के पास आकर कहता है कि रेडिएटर पूरा खराब हो चुका है और अब उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो लोग पैदल आगे बढ़े। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं जिसका नाम सन सिटी होता है और वहां उन्हें एक पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग दिखती है तो वो अंदर चले जाते हैं और जगह को अच्छे से चेक करते हैं। कैसियस उन्हें कहता है कि बस आज की रात हम यही रुकते हैं और सुबह होते ही निकल जाएंगे क्योंकि यह बिल्डिंग पूरी तरह खुली हुई है और यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होगा।
अगली सुबह वो लोग दूसरी बिल्डिंग ढूंढते हैं और उन्हें एक सेफ बिल्डिंग मिल जाती है, तो वो वहीं कैंप लगा लेते हैं। अब रात को सब लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और साथ में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कैसिस उनके साथ होने पर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता। मेगन एबिगेल से उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है, तो एबिगेल कहती है कि उनका टारगेट वेस्ट कोस्ट है और वहां से वो लोग बोट लेकर आगे किसी आइलैंड तक जा सकते हैं। उसी समय कैसिस बाहर जाकर पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ एक धागा बांध देता है जिसमें घंटियां लगी होती हैं, ताकि अगर कोई भी उस लाइन को पार करे तो उन्हें तुरंत आवाज सुनाई दे। वो अंदर लौटकर मेगन को मैप पकड़ाता है और बताता है कि आगे का सफर वो लोग खुद तय करें। मेगन और डेविड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग साथ ही चले, लेकिन कैसिस साफ मना कर देता है। एबिगेल उसके पीछे जाकर उससे बात करती है और कहती है कि शायद उन्हें इन लोगों की जरूरत पड़ जाए और उन्हें भी हमारी मदद चाहिए, लेकिन कैसिस फिर भी डर की वजह से उनका साथ नहीं देता। उधर मेगन और डेविड के साथ जो बाकी लोग थे उनमें अब वायरस एक्टिव हो जाता है और वो सब उठकर एक कार में बैठ जाते हैं। सुबह होते ही एबिगेल बिल्डिंग की छत पर बैठी अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। अचानक उसे नीचे से अजीब सी आवाज आती है, तो वो नीचे भागती है और वहां एक ज़ॉम्बी को अंदर आते हुए देखती है। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन एबिगेल उसे मार गिराती है। उसी वक्त मेगन और डेविड के बाकी साथी भी सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसिस और बाकी सब उनके यहाँ आने से पहले ही निकल चुके होते हैं। रास्ते में एबिगेल बताती है कि ये रास्ता उसे याद है और वो अपने पापा के साथ यहाँ आया करती थी और करीब 1 घंटा चलकर यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। वहाँ बहुत सारे प्लेन मौजूद हुआ करते थे जिनसे वो लोग भाग सकते हैं, लेकिन कैसिस मना कर देता है और कहता है कि एयरपोर्ट का रास्ता बहुत सीमित है और अगर वहाँ ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो सबका अंत हो जाएगा। लेकिन बाकी तीनों लोग एयरपोर्ट जाने पर अड़े रहते हैं। कैसिस आखिरकार मान जाता है। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है जिसमें सारे लोग मरे हुए होते हैं और उनके बैग खोलते ही उन्हें एक व्हील चेयर मिलती है जिसे वो मेगन के लिए ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा होता है। एबिगेल को वेयर हाउस का पता होता है, तो वो वहां जाकर उसे खोलती है और अंदर सच में एक प्लेन मिलता है, लेकिन वो प्लेन 10 साल से बंद पड़ा है, इसलिए चलता नहीं है। कैसिस उसे गन देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और वो दोनों प्लेन के पार्ट्स ढूंढने निकलते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते ही कैसिस दूर से ज़ॉम्बीज का बहुत बड़ा झुंड देखता है जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहा होता है। दोनों नीचे उतरते हैं और प्लेन में बैठते हैं और एबिगेल प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और आखिरकार प्लेन स्टार्ट हो जाता है। ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते रहते हैं क्योंकि प्लेन शुरू में बहुत धीरे चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो उड़ान भर लेता है। आसमान में पहुंचते ही प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है और अचानक उसका एक हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और एक बड़े पेड़ पर जाकर अटक जाता है, लेकिन किसी को चोट नहीं आती। सब बाहर निकलते हैं, लेकिन मेगन काफी थक चुकी होती है, तो सब उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और एक पुराना रेलवे स्टेशन देखते हैं। वो लोग रास्ता तय करते हुए आगे चलते हैं और आखिर उन्हें एक बड़ा गेट दिखाई देता है जिसे कैसिस खोलता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जगह सेफ लगती है, तो कैसिस मैप निकालकर नई प्लानिंग समझाता है और बताता है कि उन्हें नदी किनारे मौजूद कॉलोनी तक पहुंचना होगा और वो लोग वहां 2 दिन में पहुंच सकते हैं। इसलिए सब फैसला करते हैं कि आज की रात इस स्टेशन में रुकेंगे और सुबह होते ही अपनी नई जर्नी शुरू करेंगे। रात में मेगन और डेविड एक दूसरे को देखते हैं और डेविड उससे कहता है कि वो जाकर सो जाए और खुद बाहर निकल जाता है और स्टेशन के एक कोने में जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाएगा। जब वो अपना पैर आगे बढ़ाता है तो पता चलता है कि वो पहले ही ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसी समय कैसिस मेगन से अपनी पत्नी और बीमारी से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है और सुबह होते ही सब लोग स्टेशन छोड़कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते डेविड की तबीयत खराब होने लगती है, तो मेगन उसे पकड़कर संभालती है और उसे उसकी गर्मी महसूस होती है और उसे समझ आ जाता है कि डेविड अब इन्फेक्टेड है। मेगन उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाकर खुद को उससे दूर कर लेता है और आगे चलने लगता है। मेगन और एबिगेल आगे रहती हैं और डेविड पीछे रह जाता है, तो कैसिस उसे रोककर चेक करता है और समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। कैसिस उसे कहता है कि अब उसे मरना होगा और उसे खुद तरीका चुनने को कहता है कि उसे कैसे मारे। फिर वो उसे छोड़कर बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। रात को उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो लोग चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वाला आदमी उन पर तेज रोशनी डालता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है कि वो शांत लोग हैं और उन्हें मदद चाहिए, तो वो आदमी दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि वो एक इंजीनियर है। सबको हैरानी होती है कि उसके घर में बिजली कैसे है और वो उन्हें खाना देने लगता है, लेकिन कैसिस एबिगेल को खाने के लिए रोक देता है। मेगन और डेविड अकेले बैठकर खा लेते हैं और बाद में कैसिस बैठकर मेगन को समझाता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर बहुत डरी हुई थी। वो उसे वादा करने को कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। कैसिस उसे वादा दे देता है। बाद में सब एक साथ बैठते हैं और इंजीनियर उन्हें जूस देता है
और वो सब पी लेते हैं। कैसियस उससे उसके बारे में पूछता है तो इंजीनियर बताता है कि वो 20 साल से इसी घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। जब वो लोग उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं तो वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप ग्लास इकट्ठे करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसियस और बाकी सब लोग तहखाने में बंधे हुए हैं और उन्हें समझ आता है कि इंजीनियर ने उन्हें बेहोश कर दिया था और उसके पास वाइब्रेशन वाले डिवाइस हैं जिनसे वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता है। मेगन डेविड के पैर को देखकर समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है और घबरा जाती है। इंजीनियर उन्हें कहता है तुम लोग मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो ये है मेरी पत्नी। और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसे कैद करके रखता है। वो उसकी कैद खोल देता है ताकि वो सबको खा सके। ज़ॉम्बी उन पर हमला करती है और कैसियस उसे मारता है और वो डेविड पर भी हमला करती है, लेकिन वो भी बच जाता है। कैसियस सबको खोलता है और वो लोग भागकर कार से निकल जाते हैं। रास्ते में मेगन को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चीखने लगती है और उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बीज़ पीछा करने लगते हैं। वो कार छोड़कर लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर डेविड खुद को कुर्बान कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उसे खाकर मेगन और उसके बच्चे को छोड़ दें। कैसियस मेगन को उठाकर भागता है और आखिरकार वो सब कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे ही रहते हैं। एबिगेल मदद के लिए चिल्लाती है और कॉलोनी की सिक्योरिटी उन्हें देखकर ज़ॉम्बीज़ को मार देती है और उन्हें एक बोट भेजकर अंदर ले लेती है। वो लोग मेगन की डिलीवरी करवाते हैं और अगले दिन दिखता है कि इंजीनियर भी वहां पहुंच चुका है जहां डेविड मरा था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन फिर भी अपने वाइब्रेशन वाले डिवाइस से खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कॉलोनी समुद्र के बीच बने एक पोर्ट पर है और उसे किंग पोर्ट कहा जाता है। कैसियस वहां के लीडर जॉर्ज से बात करता है और फिर एबिगेल को कहता है कि सुबह वह लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एबिगेल मना कर देती है और कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। कैसियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो और मैं यहीं रहूंगी, और वो चली जाती है। तो कैसियस उदास हो जाता है। फिर वो मेगन को देखने जाता है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है और मेगन उसका नाम आशा रखती है और कैसियस से कहती है कि वो उसकी बेटी की देखभाल करे जैसे वो एबिगेल की करता है। कैसियस उसे वादा करता है तो वो उसे अपनी चैन देकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कॉलोनी में एक औरत होती है जिसका नाम ओल्गा होता है और वो कैसियस से बच्ची आशा को लेकर उसकी देखभाल करने लगती है। एबिगेल भी कॉलोनी में एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और रात भर नाचती और खुश होती है। अगले दिन इंजीनियर ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड कंट्रोल करके कॉलोनी पर हमला करवाता है और पोर्ट में भारी अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बीज़ लोगों को मारने लगते हैं। कॉलोनी के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जॉर्ज सबको कहता है कि वो लोग टनल के रास्ते भाग जाएं, लेकिन एबिगेल और कैसियस वहीं रहकर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एबिगेल कैसियस को गले लगा लेती है और माफी मांगती है। तभी इंजीनियर आकर ज़ॉम्बीज़ को उनके खिलाफ खड़ा कर देता है और वो एबिगेल पर हमला कर देते हैं और कैसियस को भी गिरा देते हैं। इंजीनियर कैसियस को मारने आता है, लेकिन कैसियस उसका डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है और ज़ॉम्बीज़ उसी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। कैसियस एबिगेल को लेकर टनल से बाहर निकलता है और नदी के दूसरी तरफ पहुंचते हुए वो पोर्ट को विस्फोट से उड़ा देता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड उन पर हमला कर देता है और वो कैसियस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उठकर उन्हें मार गिराती है और कैसियस की जान बचा लेती है। कैसियस उसे गले लगाता है और तभी ओल्गा आकर उन्हें बच्ची आशा वापस दे देती है। आखिर में वो लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें दुनिया में कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां वो ज़ॉम्बी से दूर नई जिंदगी शुरू कर सकें, और इसी उम्मीद के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।